हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जीवन ने बन्नी क्रो को पहचान लिया था कि असल में वही उनका डीमन किंग है। इसलिए जीवन ने बन्नी क्रो को सब कुछ बता दिया था कि यहाँ पे हमारे डीमन क्लैंस का कितना बुरा हाल है। इवन इमॉर्टल कल्टिवेटर्स पिछले हजारों सालों से इन्हें मारते हुए आ रहे हैं, जबकि वो लोग हमारे कुछ साथियों को बंदी बनाकर उनसे माइनिंग भी करवा रहे हैं। जीवन की ये सारी बातें सुनकर बन्नी क्रो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वह एंसेस्टर ज़ू से उनका बदला लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा था। बन्नी क्रो की बात मानकर एंसेस्टर ज़ू भी उसका बदला लेने के लिए निकल गए थे और वहाँ पे एपिसोड के एंड में हमें एंसेस्टर ज़ू का डीमन हेल गॉड वाला रूप भी देखने को मिला था, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू ने डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स के ऊपर अत्याचार कर रहे सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे तड़पा के बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इमॉर्टल टियानबू क्लैन के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी छोटे छोटे इमॉर्टल क्लैंस के बीच में मीटिंग चल रही थी। और तभी वहाँ पे बैठे हुए एक लीडर शंघाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, शंघाई तुम्हारे एरिया में क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि तुम मान लो नाम के एक छोटे से डीमन क्लैन के साथ भी डील नहीं कर पा रहे, क्या ये सच है? ये शंघाई जियान निंगो जियान हो का मास्टर था और इसी ने अपनी आर्मी वांगलू डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी थी। वही वो लीडर शंघाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से हमारे न जाने कितने लोग मारे गए, उसके बावजूद भी तुम उस मामूली से डीमन क्लैन को खत्म नहीं कर पाए। तुम तो एक लीडर कहलाने के लायक ही नहीं हो। जिसपे शंघाई भी गुस्से से उस लीडर से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मैं अभी उस बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। और अगर फिर भी तुम्हें छोटे से डीमन क्लैन में इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर तुम मुझसे खुद क्यों नहीं निपट लेते? एक बार ट्राई करके तो देखो। वांगलू डीमन क्लैन का जो रक्षक है उसने तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी शंघाई नहीं। यहाँ पे बैठकर बातें करना आसान है, लेकिन जब बैटलफील्ड में हमारा सामना अपने से ज्यादा खतरनाक दुश्मन के साथ होता है तब जाके समझ आती है कि बातें करने में और सामना करने में कितना ज्यादा फर्क होता है। वांगलू डीमन क्लैन का वो रक्षक मुझे कोई मामूली पर्सन नहीं लग रहा। उसने ना सिर्फ मेरी सारी आर्मी को खत्म कर दिया बल्कि उसी के साथ साथ उसने उन सभी को बहुत ही अजीब तरीके से गायब भी कर दिया है। इवन अभी तक हमें उन लोगों की लाशें भी नहीं मिली। शंघाई की ये सारी बातें सुनकर वो लीडर वहाँ पे दोबारा शंघाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो डीमन कल्टीवेटर्स बेवकूफ हैं जो वो लोग तुम्हारी आर्मी को मारने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? जरूर उन लोगों ने तुम्हारी आर्मी को मारकर कहीं गाड़ दिया होगा और खुद वहाँ से भाग निकले होंगे, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि तुम अपनी आर्मी का बदला लेने के लिए दोबारा अपनी आर्मी भेजोगे। लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बुज़दिल निकले। तुम उन लोगों से इतना ज्यादा डर गए हो कि तुम्हारे इतने सारे लोग मरने के बावजूद भी अभी तक भी तुमने उन लोगों से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, जो कि साफ साफ जाहिर करता है कि तुम्हारा क्लैन कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। पर अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी उस वांगलू डीमन क्लैन के साथ निपटने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें तुम्हें भी हमारे साथ बांटनी होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उस लीडर की यह बात सुनकर शंघाई को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लीडर वहाँ पे इनडायरेक्टली शंघाई से उसका एरिया मांग रहा था और शंघाई वहाँ पे गुस्से से उस लीडर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो लीडर वहाँ पे बहुत ही चालाकी से शंघाई को शांत करवाते हुए कहता है, ओके ओके शांत हो जाओ। अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम भी तुम्हारी मदद करने के लिए फ्री नहीं बैठे, और वैसे भी अब मेरे ख्याल से हम दोनों को इस मामूली सी बात के ऊपर झगड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर तो वहाँ पे शंघाई का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो अचानक ही वहाँ पे खड़ा होकर गुस्से से आगे बढ़ते हुए उस लीडर से कहता है कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले तुमने डीमन क्लैन के उन 4 एंसेस्टर्स में से एक को मारने के लिए आपने न जाने कितने लोगों को भेजा था और उनमें से कोई एक सिंगल पर्सन भी जिंदा बचकर वापस नहीं आया था। और उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से अपने हजारों लोग खो दिए थे, जिनका पता हमें आज तक नहीं चल पाया। उस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उस वक्त तुम्हारे क्लैन की ताकत कहाँ गई थी? तुम अपने क्लैन को तो संभाल नहीं पा रहे और चले हो मेरे क्लैन के ऊपर उंगली उठाने। याद रखना, आज तक जिसने भी मेरे क्लैन के ऊपर उंगली उठाई है मैंने उसका हाथ ही काट दिया है। तो मैं तुम्हें भी आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बात से सावधान रहना। शंघाई की ये सारी बातें सुनकर तो उस लीडर की भी सटक जाती है और वो भी वहाँ पे गुस्से से खड़े होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो मिशन सिर्फ मेरे क्लैन ने अकेले नहीं किया था, उसमें बाकी भी काफी सारे क्लैन शामिल थे और भले उस वक्त हमने अपने काफी सारे लोगों को खोया था, लेकिन आखिर में तो हमने डीमन क्लैन के उस एंसेस्टर को खत्म कर दिया था ना। और उसी के साथ साथ तुम लोगों को डीमन क्लैन के रिफाइन किए हुए आर्मर के बारे में किसने बताया था? अगर हमें उन डीमन आर्मर्स के बारे में पता चल पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लैन की वजह से ही हो पाया है। अगर मैंने कुर्बानियां दी हैं तो बहुत कुछ हासिल भी किया है, ना कि तुम्हारे टियानबू क्लैन की तरह जो कि लगातार बस कुर्बानी ही देते हुए आ रहा है। आज तक तुम बस मुझे एक चीज बता दो जो तुम्हारे टियानबू क्लैन ने हासिल की हो। जिसपे शंघाई वहाँ पे गुस्से से उस लीडर से कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पे बैठी हुई एक लेडी लीडर उन दोनों को चुप करवाते हुए कहती है, ये तुम दोनों ने यहाँ पे अपना अपना क्लैन क्या लगा रखा है? ये हमारे पूरे इमॉर्टल क्लैन का मामला है। और ये कहकर वो लेडी लीडर वहाँ पे उसी लीडर को मुखातिब करते हुए कहती है, और शायद तुम ये बात भूल रहे हो, डीमन क्लैन के उस एंसेस्टर को मैंने अपने हाथों से मारा था और डीमन क्लैन के रिफाइन किए हुए उस आर्मर के बारे में भी मैंने ही मास्टर तक खबर पहुंचाई थी। उस लेडी लीडर की ये बातें सुनकर उस लीडर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे गुस्से से उस लेडी लीडर के पास जाते हुए कहता है, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी कुर्बानी बेकार गई थी और सब कुछ अकेले तुमने अपनी मेहनत पे हासिल किया था? जिसपे वो लेडी लीडर भी उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहती है कि यह बात तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो। उस लेडी लीडर की ये बात सुनकर वो लीडर वहाँ पे गुस्से से कहता है, ओके अब अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब से अपने क्लैन की छोटे से छोटे मैटर का भी ख्याल रखूंगा। और शंघाई तुम्हारी आर्मी के साथ मेरे कुछ लोग भी गए थे, अब तुम्हें मुझे सबके सामने एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि मेरे लोग कैसे मरे और अभी वो कहाँ है? जिसपे शंघाई भी गुस्से से उस लीडर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा भी तुम्हारे क्लैन के साथ बाकी काफी सारा हिसाब रहता है। और अभी वो दोनों लीडर वहाँ पे इसी तरह से आपस में बहस कर ही रहे थे
कि तभी वहाँ पे टियानबू इमोर्टल क्लैन का मेन लीडर जुआन हू आता है, जो कि वहाँ आकर उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, तुम दोनों अपने ये छोटे छोटे मैटर साइड पे रखो और हाँ शंघाई, तुम भी अभी के लिए वंगलू डीमन क्लैन को भूल जाओ। जिसपे वो दोनों ही वहाँ पे मास्टर जुआन हू को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ओके मास्टर, जैसा आप कहें। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि हमारी माइनिंग के ऊपर हमला करके हमारे लोगों को किसने मारा था और उनसे डीमन क्लैन के डिफाइन किए हुए मैजिकल आर्मर्स को किसने छीना था। जिसपे वहाँ पे उनमें से कोई भी लीडर कुछ भी नहीं बोल पाता। बेचारे बोलते कैसे, क्योंकि उन्हें खुद भी सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वो लेडी लीडर आगे आकर मास्टर जुआन हू को बताते हुए कहती है, हमने उस माइनिंग वाली जगह को अच्छी तरह से छान मारा है, पर हमें वहाँ पे कोई छोटा सा भी क्लू नहीं मिला कि आखिर हमारे लोगों को मारकर किसने उनसे उनके मैजिकल आर्मर्स को छीना है। पर इसे एक बात तो ये साफ साफ जाहिर हो रही है कि हमारी माइनिंग के ऊपर हमला उन्हीं मैजिकल आर्मर्स की वजह से ही हुआ था। और उसी के साथ साथ सबसे अजीब बात यह है कि माइनिंग कर रहे डीमन क्लैन के वो कल्टिवेटर्स भी गायब है। जिसपे मास्टर जुआन हू सीरियस होते हुए कहता है कि जरूर इस सब के पीछे किसी डीमन किंग का ही हाथ है, जो कि अपने लोगों को बचाने के लिए वापस लौट आया होगा। अगर हम उस डीमन किंग को ढूंढ लेते हैं तो उससे हमारे इमोर्टल क्लैंस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इवन उन मैजिकल आर्मर्स को रिफाइन करने के लिए हमें जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस डीमन किंग की मदद से हम अपने उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उस डीमन किंग को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डीमन किंग इसी तरह से एक एक करके हमारे इमोर्टल कल्टिवेटर्स को मारता जाएगा। इसलिए अभी तुम सभी लोग जो भी कर रहे हो उसे अभी के लिए साइड पे रख दो और फिलहाल अपना सारा ध्यान उस डीमन किंग के ऊपर लगाओ। जिसपे वो सभी लीडर्स भी वहाँ पे मास्टर जुआन हू को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ओके मास्टर। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वंगलू डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बर्नी क्रो अपने डिसेबल्स को भी आजाद करवा के उन्हें वहाँ पे अपने साथ ही ले आया था। और वहाँ पे बर्नी क्रो अपने उन सभी डिसेबल्स के सामने अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं टियानलैंड सेक्ट का सबसे फेमस डीमन हूँ और वो उसका सबसे ज्यादा खास भी हूँ। उससे पहले हमारी टियानलैंड सेक्ट के साथ जो भी दुश्मनी थी वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और मैं खुद टियानलैंड सेक्ट का एक हिस्सा हूँ। टियानलैंड सेक्ट एक बहुत बड़ा और महान सेक्ट है, जिसके अंदर न सिर्फ इमोर्टल कल्टिवेटर्स मौजूद है बल्कि हमारी तरह के डीमन कल्टिवेटर्स भी मौजूद है। और क्योंकि तुम सभी लोग मेरे डिसेंडेंट्स हो तो इसलिए अब से तुम सभी लोगों को भी टियानलैंड सेक्ट की इज्जत करनी होगी और उसी के साथ साथ मेरी खिदमत भी करनी होगी, क्योंकि मैं तुम तीनों को अपने साथ इसीलिए लेकर आया हूँ। जिसपे वहाँ पे बैठा हुआ वो गैंडे जैसे डीमन कल्टिवेटर वहाँ पे बर्नी क्रो से कहता है, डीमन लॉर्ड ये सब तुम्हें समझ आ गया है और ये भी समझ आ गया है कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, पर इस टियानलैंड सेक्ट के साथ काम करना थोड़ा अजीब नहीं होगा, क्योंकि यही टियानलैंड सेक्ट आज से कुछ 100 साल पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमें आपके बॉस की सारी बातें माननी होगी, जबकि हम तो आपके डिसेबल्स हैं। जिसपे बर्नी क्रो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने लोगों से कहता है कि अपने सामने काम कर रहे उस लड़की और उस मोंक को देखो, दोनों भी मास्टर ने अलग अलग क्लैन और मरीडियन से चुना है, जो कि अब टियानलैंड सेक्ट के एक हिस्सा बनकर हमारे बॉस के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो तुम लोग उन्हें मामूली सा काम करते हुए देख रहे हो, ये सब भी उन्हें बॉस नहीं करने के लिए कहा होगा। इसी तरह बॉस तुम तीनों को भी अपने सेक्ट में शामिल करते हुए कोई न कोई काम जरूर देंगे, जिसे तुम तीनों को अपना पूरा दिल लगाकर करना होगा। बर्नी क्रो की ये सारी बातें सुनकर वही गैंडे जैसा डीमन कल्टिवेटर बर्नी क्रो से कहता है, डीमन लॉर्ड वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात हजम नहीं हो रही कि आप हमारे 4 डीमन किंग्स में से एक हुआ करते थे और आज आप इस तरह से टियानलैंड सेक्ट के एक डीमन पेट बने हुए हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। या इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इसलिए आपने टियानलैंड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। आपने उस डिसेंडेंट की ये बात सुनकर तो बेचारे बर्नी क्रो की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इससे पहले बर्नी क्रो लोगों का दिमाग खराब किया करता था और आज यहाँ पे उसका एक डिसेंडेंट उसका दिमाग खराब किया जा रहा था। तभी बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए अपने उस डिसेबल से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और बॉस को अपने ऊपर उठाकर रोना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए अभी तक मैं टियानलैंड सेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और तुम लोगों ने मेरे बॉस की ताकत तो देखी ही होगी। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे बॉस के सामने कोई गोट भी नहीं टिक सकता, तो फिर हमारे जैसे डीमन किंग्स उनके सामने क्या ही चीज है। और मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर गलती से भी फ्यूचर में मेरे बॉस को लेकर तुम लोगों के दिमाग में कुछ भी बुरा आया तो बॉस के खत्म करने से पहले मैं खुद ही तुम लोगों को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। बर्नी क्रो की इस धमकी को सुनकर उसके वो तीनों डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और वो तीनों भी वहाँ पे बर्नी क्रो को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ओके मास्टर जैसा आप कहें। ये देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे हम तीनों की तारीफ करते हुए कहता है कि नाइस नाइस, तुम तीनों इतनी ज्यादा बुरे भी नहीं हो, पर क्या तुम लोग जानते हो कि मेरे बॉस अभी कहाँ है। जिसपे वही गैंडे जैसे डीमन कल्टिवेटर जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आपके बॉस के साथ वाली उस प्यारी सी लड़की ने मुझे बताया था कि वो और उसके सिस्टर चाय पीने के लिए कहीं जा रहे हैं। उसने मुझे किसी जगह का नाम भी बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उस जगह का। हाँ याद आ गया, टियानजियालाऊ। और ये कहकर वो गैंडे जैसे डीमन कल्टिवेटर वहाँ पे बर्नी क्रो से सवाल करते हुए पूछता है, डीमन लॉर्ड आपके बॉस वहीं क्यों गए हैं? क्या वहाँ पे कॉफी का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है या वहाँ पे कॉफी सस्ती मिलती है? जिसपे बर्नी क्रो की बजाय जीवन उसे कहती है, टियानजियालाऊ तो हमारी डीमन क्लैन की ही एक टेरिटरी है। और ये कहकर जीवन उस गैंडे जैसे डीमन कल्टिवेटर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं ने, तुमने उन लोगों को रोका क्यों नहीं था? अभी तक वो लोग इस वर्ल्ड के रूल नहीं जानते, कहीं वो लोग खामखाई वहाँ पे किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जिसपे वो गैंडा कल्टिवेटर बेवकूफों की तरह कहता है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। ये सुनकर तो जीवन को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से वहाँ पे बर्नी क्रो को ग्रीट करते हुए कहती है, डीमन लॉर्ड हमें जल्द से जल्द वहाँ जाकर उनकी मदद करनी होगी, कहीं वो लोग वहाँ पे किसी मुसीबत में ही ना फंस गए हो। और ये कहकर जैसे जीवन की नजर वहाँ पे बर्नी क्रो के ऊपर पड़ती है तो बर्नी क्रो तो वहाँ पे उस गैंडे कल्टिवेटर की ये बात सुनकर ही वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो चुका
रहा था। इवन वहाँ पे उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ये देख जी फेंग चौंकते हुए बनने क्रो से पूछता है, डीमन लॉर्ड ये आपको क्या हो गया? जिसपे वो गैंडा डीमन कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि हमारे डीमन लॉर्ड के ऊपर जब 10,000 से भी ज्यादा डिमोनिक ट्रूप्स ने अटैक किया था तब भी हमारे डीमन लॉर्ड इस तरह से नहीं घबराए थे जैसे वो अब घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं हमारे डीमन लॉर्ड को कुछ हो तो नहीं गया? जिसपे जी फेंग उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो? तभी जी फेंग वहाँ पे एक बार फिर से बन्नी क्रो से सवाल करते हुए पूछता है, डीमन लॉर्ड आपको अचानक से क्या हो गया? जिसपे बन्नी क्रो वहाँ पे रोते हुए कहता है कि ये सब सुनने से पहले आसमान फट क्यों नहीं गया? मेरे बॉस आज पहली बार मुझे अकेला छोड़कर खुद कहीं चले गए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, मिसेस टजू और निंगयू को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक मार्केट से होते हुए टियान जियालो पैलेस के सामने पहुंच चुके थे। जिसे देखकर निंगयू कहती है, वो तो ये है टियान जियालो पैलेस, देखते हैं इसकी कॉफी वाकई पीने लायक है या नहीं। जिस पे मिसेस टजू कोल्टून में उसे कहता है कि अंदर चलकर देखो। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें टियान जियालो पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ इमोर्टल कल्टीवेटर्स एक लड़की को इम्प्रेस करते हुए उसे वहाँ पे अलग अलग टाइल्स ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो लड़की वहाँ पे सभी के टाइल्स को लेने से मना करती जा रही थी। पर उसके बावजूद भी वो सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे ट्राई करने से पीछे नहीं रह रहे थे। इवन वहाँ पे मौजूद एक डीमन कल्टीवेटर तो उसे अपने क्लाइंट के सभी टाइल्स देने के भी ऑफर करता है, लेकिन उस लड़की ने वो टाइल्स लेने से भी मना कर दिया था। असल में ये सभी लोग यहाँ पे टियान जियालो पैलेस के अंदर मौजूद टी को हासिल करने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन वो लड़की वहाँ पे उन सभी को साफ साफ मना करते हुए कहती है कि हमारी लीडर ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि हम अगले 100 सालों तक ये टी किसी को भी नहीं दे सकते। उस लड़की की ये बात सुनकर तो वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को एक झटका लगता है और वो सभी की सभी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, क्या इस टी के लिए हमें 100 साल और वेट करना होगा? नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे उस लड़की से रिक्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि वो सभी लोग ऑलरेडी 10 साल का वेट करके आए हुए थे। लेकिन यहाँ आकर उन सभी को एक और झटका मिल गया। लेकिन ये सभी लोग उस टी को पाने के लिए इतने ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों दिखाई दे रहे थे? इसका मतलब है कि ये टी कोई आम टी नहीं है और एसएस टजू भी यहाँ पे इसी टी को पीने के लिए आए हुए थे। और इसी बीच एसएस टजू और निंगयू भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ एसएस टजू सारी भीड़ को चीतते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर वहाँ पे खड़ा एक कल्टीवेटर एसएस टजू को रोकते हुए कहता है कि हे रुको रुको, कौन हो तुम और तुम यहाँ पे इस तरह से आगे क्यों बढ़ रहे हो? वो लीडर की पोजीशन है, यहीं पे रुक जाओ। और उस कल्टीवेटर के पीछे पीछे बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे एसएस टजू को रोकने लगे थे, लेकिन एसएस टजू वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ते हुए जाकर लीडर वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। वहीं निंगयू वहाँ पे उस लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज हमारे एंसेस्टर के लिए अपने टियान जियालो पैलेस की सबसे बेस्ट टी लेकर आओ। निंगयू की ये बात सुनकर तो उस लड़की के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को भी एक झटका लगता है, क्योंकि निंगयू ने उससे रिक्वेस्ट नहीं की थी बल्कि डायरेक्ट ऑर्डर दिया था। और यही बात वहाँ पे सभी लोगों को हैरान कर रही थी और वो सभी वहाँ पे आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे थे, क्या हम लोगों ने जो सुना है वो सब सच है? क्या ये पर्सन वाकई यहाँ पे टियान जियालो पैलेस की सबसे बेस्ट टी पीने के लिए आया है? क्या ऐसे नजर नहीं आ रहा कि उसी टी के लिए हम लोग पिछले 10 सालों से वेट कर रहे हैं और अभी टियान जियालो पैलेस के लीडर ने हमें 100 साल और वेट करने के लिए बोला है, जबकि इस पर्सन को तो इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि ये कोई आम पर्सन नहीं है। और इस टजू को वहाँ पे लीडर वाली चेयर के ऊपर बैठे हुए देखकर तो सभी लोगों को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो सभी लोग दोबारा हैरान होते हुए आपस में खुसर फुसर करते हुए कहते हैं, इस पर्सन का एटीट्यूड तो हमें कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा, जरूर ये किसी महान सेट का लीडर होगा। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी जियानलू पैलेस के सेकंड फ्लोर के ऊपर सफाई कर रहे जियानिंग और जियानू को भी वो शोर सुनाई देता है। और जब जियानू उस शोर के बारे में पता लगाने के लिए नीचे देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे एसएस टजू और निंगयू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर जियानू को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो वही पर्सन है। और ये देखकर वो वहाँ पे अपनी बहन जियानिंग को भी अपने पास बुलाने लगा था, जो देखकर जियानिंग भी वहाँ पे अपने भाई के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे इस तरह से इतने ज्यादा हैरान क्यों दिखाई दे रहे हो? जिसपे जियानू उसे चुपचाप वहाँ पे नीचे देखने के लिए इशारा करता है और जैसे जियानिंग वहाँ पे नीचे देखती है तो उसकी नजर भी वहाँ पे एसएस टजू और निंगयू के ऊपर पड़ती है और उसका भी सेम वहाँ पे अपने भाई वाला ही रिएक्शन था। वो चौंकते हुए अपने भाई से कहते हैं कि ये तो उसी डीमन किंग के साथ ही है, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसपे जियानू अपनी बहन से कहता है, सिस्टर ये जगह तो पहले ही नॉर्मल नहीं थी और ऊपर से अब ये लोग यहाँ पे आ गए, मुझे लगता है अब यहाँ पे बहुत जल्द बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे वो सभी लोग वहाँ पे एसएस टजू को पहचानने लगे थे और तभी वहाँ पे खड़ा एक पर्सन बाकी लोगों को भी बताता है कि ये तो वही महान एसएस टजू लग रहे हैं जिन्होंने हमारी इस मरीडन में आकर डीमंस और इमोर्टल कल्टीवेटर्स के बीच में चल रही जंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। ये सुनकर तो आप मुझे सभी लोग घबरा जाते हैं और एसएस टजू को देखते हुए आपस में ही कहने लगे थे कि अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द डीमन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जिसपे एसएस टजू कोल्टून में कहते हैं कि जंग तो होगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं, और तुम लोगों की ये बक बक सुनकर अब मेरे कान पक गए हैं, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर एसएस टजू अचानक वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे उस पैलेस के बाहर जा गिरे थे। इवन एसएस टजू के डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से वो पूरा टियान जियालो पैलेस भी एक पल के लिए पूरी तरह से हिल गया था। और इस बात के एहसास टियान जियालो पैलेस के सबसे आखिरी फ्लोर के ऊपर बैठी हुई टियान जियालो पैलेस के लीडर को भी हो गया था। और ये एहसास होते ही वो भी वहाँ पे खुद से ही कहती है, तो एंसेस्टर आ चुके हैं। और वो लीडर जिसका नाम सू माओ था वो स्माइल करते हुए कहती है, अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे उनका ज्यादा वेट नहीं
ही करना पड़ा। और ये सब देखकर जियान हो वहाँ पे अपनी बहन जियानिंग से कहता है, सिस्टर मैंने बोला था ना कि यहाँ पे अब बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, लेकिन वो डीमन लॉर्ड कहाँ है? जिस पे जियानिंग एक बार फिर से वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, उस डीमन लॉर्ड ने पहले अपने साथी को भेजा होगा यहाँ पे सब कुछ चेक करने के लिए, वो खुद आखिर में आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी लोग बहुत जल्द मिलकर हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम सभी को अपना गुलाम बना लेंगे। अपनी बहन जियानिंग की ये बात सुनकर बेचारे जियान को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अगर वाकई में ही ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द अपने इमोर्टल क्लैन तक ये खबर पहुंचानी होगी। जिस पे जियानिंग भी अपने भाई से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब ये मैटर धीरे धीरे और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। और ये कहकर वो दोनों बहन भाई चुपके से वहाँ से निकलने लगे थे ताकि वो अपने टियानबू इमोर्टल क्लैन तक ये खबर पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि एसेट अज़ू की पावर देखकर वो लड़की वहाँ पे साफ साफ समझ चुकी थी कि अगर उसने यहाँ पे एसेट अज़ू को चाय देने से मना किया तो उसका भी यहाँ पे काफी बुरा हाल हो सकता है। तभी निंगयू वहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम अभी तक भी यहाँ पे क्यों खड़ी हो, जल्दी से जाकर हमारे सिस्टर के लिए चाय लेकर आओ। निंगयू की ये बात सुनकर तो बेचारी वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गई थी। इवन घबराते हुए उसे वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और एसेट अज़ू जो कि ये सब काफी गौर से देख रहे थे, अचानक क्यों वहाँ पे कुछ एहसास होता है जिसके चलते वो वहाँ पे अपने पीछे वाले पेड़ की तरफ देखते हैं। हालांकि वहाँ पे बीच में एक बैरिकेड लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी एसेट अज़ू अपनी आई साइट पावर का यूज करते हुए उस पेड़ को साफ साफ देख पा रहे थे, जो देखकर तो वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं एसेट अज़ू उस टी वाले पेड़ को देखकर कोल्ड टून में कहते हैं, असल टी तो यहाँ के टॉप फ्लोर के ऊपर है। ये सुनकर बेचारी वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गई थी। तभी एसेट अज़ू को भी वहाँ पे सूमाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे एसेट अज़ू से कहते हैं कि अगर आप वाकई असल चाय का मजा उठाना चाहते हैं तो प्लीज ऊपर आ जाइए। जिस पे एसेट अज़ू भी वहाँ पे उस आवाज को सुनते हुए ऊपर की तरफ देखने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, क्या आप लोग भी एक चाय को पीने के लिए 10 साल तक इंतजार कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।